ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले ये है क्या, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ डिवाइस used to detect the current in any circuit or device, used to detect even a small current। ठीक है, flowing in an electric circuit or device। ठीक है, अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे इनका इन्वेंशन कैल्विन ने किया था, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर was first the moving coil galvanometer was first invented by Calvin, and later modified by D. Astronable। It is also known as American type galvanometer। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट डिफिनेशन है जो आपको जानना है। कि पहला पॉइंट क्या, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस। एंड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसने इन्वेंट किया? तो इन्वेंटेड बाय द कैल्विन। और जो इसका मॉडिफिकेशन है अमेरिकन साइंटिस्ट डी आर्सोनेवल। तो इसलिए इसका जो डिवाइस का नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी। तो अगर आपका एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जगह अगर आपका अ, ये आता है अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी, तो आपको डिफिनेशन यही लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन आपको यही लिखना है कि क्या होता है। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, वर्ड याद रखना अभी। अभी सिंपल जो इसका एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, वो डिटेक्ट करता है। मेजरिंग कब करता है, जब इसमें आप मॉडिफिकेशन कब करेंगे तब। ठीक है, तो वो भी लाइन लिखते रहे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एमीटर की तरह कब काम करेगा और ये वोल्ट मीटर की तरह कब काम करेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, suitable modifications, with suitable modifications MCG can be used to measure current and करंट की जगह लिख दे रहे हैं आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं क्या, वोल्ट
मीटर। ठीक है, तो अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है आगे आप पढ़ेंगे, तो विद द सुटेबल मॉडिफिकेशन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, so it can be used to measure the current, and the device which is used to measure the current is called what, ammeter, and also to measure the potential difference। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। तो ये था आपका डेफिनेशन। क्या था ये डेफिनेशन? ठीक है, डायग्राम आपको हम भेज देंगे। ठीक है, आप नेट से देख सकते हैं, जो एक प्रॉपर डायग्राम है। दो हम डायग्राम भेज देंगे, तो एक डायग्राम ये भी बनाना आपको, और ये एक प्रॉपर डायग्राम ये। ठीक है, ये आपका मेन डायग्राम है, किसी बुक में ये रहता, ये डायग्राम। तो इसमें क्या होते हैं कंपोनेंट्स इसका, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आएगा तो सब कुछ आता है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि जहां भी अगर आपका कॉइल इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जहां भी आपका कॉइल आर्मेचर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। मतलब क्या? भला यहाँ पे करंट है और भला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, पर जितने भी फोर्सेस है वो सब क्या होंगे? कैंसल्ड आउट। और वहां पे टॉर्क के कारण क्या होगा? उसमें मूवमेंट होगा, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वहां पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी अपनी जगह से टर्निंग मोशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग है ताकि वो रिगेन कर सके। जब उसमें टॉर्क लग रहा है आर्मेचर में, जब मान लीजिए कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर है या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो उसके लिए क्या आपका स्प्रिंग होना जरूरी है। ठीक है, कि यहां पर अगर आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, कल जो आपने डेरिवेशन देखा था, तो कल आपने डेरिवेशन में क्या देखा कि जो टाउ इज इक्वल टू है, तो टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? एन बी आई ए साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू व्हाट? एन बी आई ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म में लिखे थे हम लोगों ने, टाउ इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? एन। अगर एन मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप सिंगल के लिए भी लिख सकते हैं। क्या लिखे थे हम लोगों ने? तो आई और ए क्रॉस बी, आई और ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था। अगर एन लगाना तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी, वेर एन इज अबाउट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो ए क्रॉस बी, वेर ए इज अबाउट द एरिया, जो वहां पर एल इंटू डब्ल्यू को हम लोगों ने रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर ए है, और बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा? ये एरिया आएगा, ये बिल्कुल एरिया नॉर्मल टू द सरफेस आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एरिया वेक्टर है। दिस इज व्हाट? एरिया वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। बहुत ध्यान से समझिए, यही आपका प्रिंसिपल में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेरा ये है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कल क्या था आपका? हॉरिजॉन्टल था। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मेरा था मैग्नेटिक फील्ड, ये बी, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था। तो यहां पर जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एंगल क्या आपका? 90 डिग्री। तो वेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। थीटा किसके बीच बन रहा है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन 90 क्या होगा? 1। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? एन बी आई ए, मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो ये टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? एन बी आई ए। टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? एन बी आई ए। टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? एन बी आई ए।
ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना क्या, कि ये याद नहीं रखना है कि व्हेन द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद नहीं रखना है। ये तो है ही है कि जब एरिया वेक्टर आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो है ही है। पर आपको याद क्या रखना है कि जब टाउ इज इक्वल टू एन बी आई कब आएगा। देखिए तो यहां पर आपका प्लेन ऑफ कॉयल, ये प्लेन ऑफ कॉयल है, ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ कॉयल। ठीक है, ये आपका प्लेन ऑफ कॉयल है, ये इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉयल। ठीक है, तो यहां पर आपका प्लेन ऑफ कॉयल, करंट कैरिंग कॉयल। तो जब प्लेन ऑफ कॉयल किधर होगा, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखना है आपको, क्या याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या याद रखना है, वेन plane of coil, when plane of coil is along the direction of, when plane of coil is along the direction of, when plane of coil is along the direction of magnetic field, when plane of coil is along the direction of magnetic field। ठीक है, तो जब प्लेन ऑफ कॉइल होगा किधर, along the direction of magnetic field होगा। ठीक है, when plane of coil is along the direction of magnetic field, तब जाकर क्या होगा आपका। ठीक है, when plane of coil is along the direction of magnetic field, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ये बिल्कुल पैरेलल है। तो दैट इज आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज पैरेलल। कौन, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड। तब यहां पर क्या है आपका, टाउ इज इक्वल टू क्या है, एनबी आई है। टाउ इज इक्वल टू क्या है, एनबी आई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस देखिए, मान लीजिए आपका कॉइल इस टाइप का है। ठीक है, ये आपका कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपका एरिया वेक्टर, क्या ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज व्हाट एरिया वेक्टर। और यहां पर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पैरेलल। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस इज व्हाट एरिया वेक्टर, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो कल जो हम लोगों ने डेरिवेशन लिया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल था, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या आपका, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, केस 2 में यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या आपका, पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर आपका एंटी पैरेलल हो, क्या हो। ठीक है, तो जब एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, पाई हो, कि एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, एरिया वेक्टर आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर है, और आप उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहे हैं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो जब एंटी पैरेलल हो या फिर आपका पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो एरिया वेक्टर, तो यहाँ साइन थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, या साइन पाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे टॉर्क कुछ भी नहीं लगेगा, टॉर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो आपको याद ये नहीं रखना है कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ कॉइल क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल को देखिए। ठीक है, जब आप प्लेन ऑफ कॉइल को देखेंगे तो प्लेन ऑफ कॉइल कैसा है, तो ठीक है, ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है, क्या ये प्लेन ऑफ कॉइल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
मेरा प्लेन ऑफ कॉइल, तो व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल, when plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field, when plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field, when plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field, तो आपका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है क्या, कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले जो आपका प्लेन ऑफ कॉइल, और क्योंकि वहां पे टाउ जब होगा तभी तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा, तभी गैल्वेनोमीटर क्या होगा, थोड़ा भी करंट में क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपका करंट है और गलती से आपका प्लेन ऑफ कॉइल ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहां पर क्या होगा आपका, वहां तो टॉर्क जीरो होगा। जब टॉर्क जीरो है तो वहां पर कुछ भी निडल में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए गैल्वेनोमीटर में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में जो प्लेन ऑफ जो कॉइल बनाएंगे, वो हर वक्त क्या होगा, हर वक्त क्या होना चाहिए मेरा, कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो। व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हर वक्त आपका टाउ क्या लगेगा, एनबीआई मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि साइन 91 है, या साइन थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। और फिर आपका थोड़ा भी करंट रहे या ज्यादा करंट रहे, तुरंत आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है, कि जो भी करंट कैरिंग कॉइल है दैट एक्सपीरियंस द टॉर्क, पर हर वक्त टॉर्क नहीं लगेगा, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ भी आपका ये करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ भी करंट मूव कर रहा, आई यहाँ भी है, पर और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है, पर दिक्कत क्या हुआ, कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब क्या, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हो गया, तो यहाँ पे तो टॉर्क लग ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, पर यहाँ पे टॉर्क जीरो होगा। तो करंट आप कितना भी दीजिए, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल क्या हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, क्या हो गया, नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया आपका, साउथ पोल। अब यहाँ पर आपका एक कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये है, तो ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या आपका साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नॉर्थ से निकलेगा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर है, तो नॉर्थ से निकलता साउथ में क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यहां से निकलेगा, यहाँ क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब मान लीजिए आपका कॉइल मूव करके यहाँ पर आ गया, आपका जो कॉइल है, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं, जैसे आप कोई भी कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल था आपका,
रेक्टेंगुलर कॉइल, याद है करंट कैरिंग कॉइल था इसमें, ठीक है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा, ये वाला पार्ट, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मूव करके यहाँ पर आया, तो ये आपका क्या है, करंट कैरिंग लूप है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका प्लेन ऑफ कॉइल ये है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अभी जस्ट आपको बताएं कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ क्या लगेगा, एनबीआई, टाउ क्या लगेगा, एनबीआई, ठीक है। मान लीजिए कॉइल मूव करके ऐसा आ गया, टॉर्क लग रहा है, मूव करके यहाँ पर आया, तो यहाँ भी क्या आपका, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ भी टाउ क्या होगा, एनबीआई। मान लीजिए आपका जो आर्मेचर है मूव करके ऐसा हो गया, जो करंट कैरिंग लूप है, जो करंट कैरिंग कॉइल है, मूव करके यहाँ पर आया, तो यहाँ भी आपने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो यहाँ भी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये प्लेन ऑफ कॉइल है। तो जब भी प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वहां पे टाउ क्या लगेगा, एनबीआई, टाउ क्या लगेगा, एनबीआई, टाउ क्या लगेगा, एनबीआई। अब देखिए यहाँ पर आर्मेचर मूव कर रहा है, यहाँ पर जो करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग लूप है, वो मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, रिस्टोर। तो यहाँ पे लीनियर नहीं हो रहा है कि अगर ये आपका स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स मतलब क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने फोर्स लगाया, स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, या स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, स्प्रिंग इधर आ रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन या कंप्रेशन। तो अगर स्प्रिंग इधर एक्सपैंड हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इधर टुवार्ड्स मीन लगेगा। अगर स्प्रिंग इधर जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इधर होगा, माइनस के एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स मतलब क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जब आर्मेचर मूव कर रहा है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल जो सॉफ्ट आयरन कोर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्प्रिंग नीचे है, उसको वापस रीगेन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे एफ की जगह क्या आएगा, टाउ, ये माइनस के, और यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा। तो ये लीनियर फोर्स था स्प्रिंग में, यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ भी है, वही स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा। और यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के थीटा, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के थीटा। तो मैग्नीट्यूड में लेंगे के थीटा, माइनस क्या बता रहा है, कि जो एंगुलर टॉर्क का डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होगा, तो हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहाँ टाउ इज इक्वल टू टाउ, टाउ इज इक्वल टू एन बी आई इज इक्वल टू क्या लेंगे, के थीटा। नेगेटिव क्या बता रहा, डायरेक्शन, जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन था, उस तरह आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से आपको क्या दिखाना है, कि आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन एन बी ए। अब यहां देखिए के क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये भी कांस्टेंट है। अगर आप एक डिवाइस बना रहे हैं, तो जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स बनाया वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट भी, जो आपने स्प्रिंग फिक्स कर दिया जो भी डिवाइस में कंपोनेंट में, तो कांस्टेंट है। एन मतलब क्या, आपने जो नंबर ऑफ टर्न्स का डिवाइस बनाया वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर डिवाइस वर्किंग कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने आप 10 बढ़ जाएगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भी आपने अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा, जो भी सॉफ्ट आयरन कोर है, जो भी आपका करंट कैरिंग लूप है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ देखिए अगर करंट कम तो डिफ्लेक्शन कम, थीटा मतलब क्या, एंगल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा, जो स्प्रिंग को कम रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट कम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम, तो कम रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर करंट ज्यादा है तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका जो नीडल है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो करंट कम तो इसका सेंसिटिविटी कम रहेगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा।
और ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब क्या, ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वहां पर। तो यही आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। और ये जो कांस्टेंट है आपका के अपॉन एनबीए, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये कांस्टेंट आएगा के अपॉन एनबीए। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये कैपिटल जी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट के अपॉन एनबीए, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन एनबीए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू व्हाट, जी थीटा, वेर कैपिटल जी इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या आपका, के अपॉन एनबीए, के अपॉन एनबीए। तो गैल्वेनोमीटर क्या, एक डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता। प्रिंसिपल क्या है, तो जहां भी करंट कैरिंग लूप रहेगा, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर टॉर्क लगता है। ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है जो हम बताएं आपको, ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है जो हमने आपको बताया है, क्या, कि जब भी आपका प्लेन ऑफ कॉइल होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा 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 नहीं होगा, ये रेडियल बनाते हैं, ताकि हर पॉइंट पे जहां भी आर्मेचर मूव करे, जहां भी कॉइल मूव करे, वहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। क्यों, ताकि मेरा उस आर्मेचर का, उस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह क्या हो, सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए। और जब ऐसा होगा तो वहां पे टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो एन बी आई ए इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, थीटा मतलब क्या, जो स्प्रिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरह अगर लीनियर एलोंगेशन हो रहा है या लीनियर कंप्रेशन हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस के एक्स। तो यहाँ पर क्या आपका स्प्रिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू के थीटा, और टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम एन बी आई है। दोनों को जब कंपेयर किए थे, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आया था आपका, एन बी ए अपॉन के और आई। और इसे हम लोग एक नाम दिए थे जिसे बोले थे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी ए अपॉन के। ठीक है, और यहां से आया था थीटा इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जितना ज्यादा करंट है उतना आपका डिफ्लेक्शन होगा, उतना क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए वर्ड है गैल्वेनोमीटर में, ये बोर्ड में भी कभी कभी पूछता है, इंट्रेंस में भी ये वर्ड यूज रहता है, कि सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक, तो सेंसिटिविटी मतलब क्या। ठीक है, तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है बताइए, कि अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है कब, अगर आपका कोई भी गैल्वेनोमीटर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी जा रहा है, if the small amount of current is passing and even though it shows instantaneous and large deflection, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या हाईली सेंसिटिव है। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए दो इंसान है, तो एक को आप मान लीजिए थोड़ा भी, ये दो इंसान है, ठीक है, ए और बी, तो एक को आप थोड़ा सा भी टच किए, तो हाईली सेंसिटिव क्या होता है कि अरे भाई क्यों टच किए, तुम्हारा हाथ क्यों लगा, ठीक है, गाली बकना शुरू, लड़ने के लिए तैयार शुरू। पर जो बी क्या है, उसको हाथ भी लगा, पैर भी लगा, आप एक थाप मार भी दीजिए तो इग्नोर करता है। तो इसका सेंसिटिवनेस क्या है, कम है, और इसका सेंसिटिव क्या है, ज्यादा है। कि थोड़ा भी आप इसको डिस्टर्ब किए तो इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, बढ़ जाता। तो उस तरह क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, कि अगर थोड़ा भी करंट गया तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा, मतलब क्या, वो अच्छा डिवाइस है, वो सेंसिटिव डिवाइस है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर काम क्या है, करंट को सेंस करना, करंट को डिटेक्ट करना। तो ये नहीं कि अगर ज्यादा करंट है तभी उसमें डिफ्लेक्शन हो,
अगर कम करंट है और तब भी वो डिटेक्ट कर रहा है, तब भी वो सेंस कर रहा है, तो और इफेक्टिव डिवाइस बनेगा वो। ठीक है, तो जहां भी कम करंट है उसके बाद भी अगर वो सेंस कर पा रहा है, अगर उसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब क्या है, और अच्छा डिवाइस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा तभी आपका डिफ्लेक्शन होगा, नहीं। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। तो इसको डिफाइन डिफाइन कैसे करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी, यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहे हैं आपके लिए। A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if it gives if it gives a large deflection, if it gives a large deflection, even when a small amount of current passed, when a small even when a small current is passed through it, even when a small amount of current is passed through it। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज, जो भी बोल सकते हैं, और स्मॉल वोल्टेज is applied across its coil, small voltage is applied। तो ये भी डिफिनेशन आता है। सेंसिटिविटी मतलब क्या? अगर थोड़ा भी करंट है माइक्रो एम्पेयर में भी, और गैल्वेनोमीटर उसको सेंस कर पा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में उसमें डिटेक्शन डिफ्लेक्शन आ रहा है डिटेक्ट करने के बाद, तो मतलब क्या, उसका सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, is pass through it, or when a small voltage is connected across its coil। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। अब देखिए, सेंसिटिविटी दो टाइप का होता है। पहला होता है करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, so it is defined as the deflection produced okay, deflection produced in the galvanometer, in the galvanometer on passing unit current, on passing unit current through its coil। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? करंट सेंसिटिविटी। So current sensitivity is what it is defined as the deflection produced in the galvanometer on unit current passing through its coil। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। अब देखिए, तो यहां से करंट सेंसिटिविटी का डिफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? थीटा है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, इन अदर वर्ड्स
इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड टू द करंट, to the electric current passed is called current sensitivity. ठीक है, in other words ratio of deflection produced to the current passed is called current sensitivity. तो यहाँ डिफरेंशियल में भी समझ में आ रहा है करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन द यूनिट करंट। तो अपॉन करंट मतलब क्या, आप रेशियो भी बोल सकते हैं आप कि डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, तो थीटा अपॉन आई को ही हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि शॉर्ट है कोई डिफाइंड नहीं, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन आई। तो थीटा अपॉन आई क्या आएगा आपका, एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के। तो ये आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन आई मतलब क्या, एन बी ए अपॉन के, वेयर एन इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब क्या एरिया ऑफ कॉइल, और के मतलब क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हेयर स्प्रिंग है रीगेनिंग के लिए रीस्टोरिंग के लिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, उस तरह आपका एक लास्ट वर्ड है जिसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेम अगर आप वोल्टेज को डिफाइन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड सेम डिफिनेशन, बस यहाँ करंट की जगह क्या आएगा आपका, वोल्टेज डिवाइड में आएगा। तो इट इज द डिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across its coil। ठीक है, या फिर आप अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस टू द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं आप, इन अदर वर्ड्स in other words ratio of deflection produced in the galvanometer, in other words the ratio of deflection produced to the voltage applied, to the voltage applied across the coil, voltage applied। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ थीटा अपॉन वी करना है, क्या करना है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट
वोल्टेज थीटा अपॉन वी। तो यहाँ तो वी है नहीं कहीं, तो ये जो आपका यहाँ पर थीटा अपॉन आई जो आया था, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका थीटा का फॉर्मूला है, क्या है थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो थीटा अपॉन आई आया तो आर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिए, आर का डिवाइड यहाँ भी आई यहाँ भी, मतलब जो थीटा अपॉन आई आएगा ये इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा एन बी ए और अपॉन के। अब यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहे हैं, तो ऐसे भी ये जब कट जाएगा तो ओरिजिनल इक्वेशन वही रहेगा, ओरिजिनल इक्वेशन वही रहेगा, डिफ्लेक्शन इज बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वही ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा। तो आई को जब यहाँ डिवाइड किए और आर का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में, तो थीटा अपॉन आई आर क्या आएगा, थीटा अपॉन आई आर क्या आएगा आपका, तो एन बी ए अपॉन के आर, एन बी ए अपॉन के आर। सो दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए अपॉन के। पर अगर कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए अपॉन के आर। क्या होता है, एन बी ए अपॉन के आर। तो दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था हमें। ये आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका टॉपिक है कि व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या एमीटर के बारे में, डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर। अब देखिए एमीटर वोल्ट मीटर क्या है, तो ये गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन के बाद डिवाइस बनता है। जो आपने पढ़ा था क्या कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एक सेंसिटिव डिवाइस है विच इज ओनली यूज टू डिटेक्ट द करंट। पर जब उसमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करेंगे, जब उसमें कुछ हम लोग एडिशन करेंगे, तो वो जो आपका डिटेक्टेबल डिवाइस था अब वो क्या होगा, मेजरेबल डिवाइस हो जाएगा। अब वो कुछ मेजर करने लगेगा। तो जब हम कुछ समथिंग मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो करंट को मेजर करेगा, तो उसी को बोलते हैं एमीटर। और अगर हम कुछ और मॉडिफिकेशन किए, अगर हम कुछ और चेंजेस किए, तो वहां पर वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसी भी सर्किट में, किसी भी अप्लायंस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो दो एंड के बीच, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करने लगता है। तो कभी ये एमीटर बनता है और वोल्ट मीटर। आखिर एमीटर कब बनेगा गैल्वेनोमीटर, और वोल्ट मीटर कब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक डिफिनेशन है, वो क्या है, ठीक है। तो पहला एमीटर होता क्या है, तो आपको पता है द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट। तो एन एमीटर ठीक है इज एन इंस्ट्रूमेंट an ammeter is an instrument used for measuring current। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो एमीटर क्या होगा, तो एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। वोल्ट मीटर क्या है, तो द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होगा, तो वोल्ट मीटर
is an instrument used for measuring potential difference, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, potential difference across the two ends, across the two ends of a conductor. A voltmeter is an instrument used for measuring potential difference across the two ends of a conductor. कोई भी डिवाइस, कोई भी कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग वायर, तो कोई भी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है। अब देखिए एमीटर बनता कब है? ठीक है, एमीटर कब बनेगा? तो जब यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब जब पैरेलल में कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? शंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपका इस तरह, यहाँ पर क्या आपका देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके डिवाइस में करंट कितना जा रहा है? आई। कितना करंट गया? आई। ठीक है। जब यहाँ पर करंट आया तो इसको दो पॉइंट मिला, तो एक करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में जिसको बोलते हैं आई जी, द करंट विच इज पासिंग अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, आई जी। अब यहाँ पर करंट कितना जाएगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के जस्ट पैरेलल में, तो जो भी रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? तो ये टोटल में से आई जी माइनस करेंगे तो ये करंट पास करेगा, तो ये कितना करंट आएगा? तो आई माइनस आई जी विल पास थ्रू द शंट रेजिस्टर। ठीक है। तो ये एमीटर है, ये एमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको करंट जा रहा आई। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या ये गैल्वेनोमीटर में? तो यहाँ करंट कितना गया? आई जी। कितना गया? आई जी। अब लेकिन यही करंट क्या और आपका दोनों में पास कर रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका ये है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ये आपको डिफाइन करना है, ये आपको पॉइंट लिखना है कि when the shunt resistance is connected parallel to the galvanometer, then ammeter is formed. Or when the resistance of particular value is connected in series with the galvanometer, then the voltmeter will form. क्या होगा? वोल्टमीटर आपका बनेगा। ठीक है, वोल्टमीटर आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल में करंट क्या होता है आपका? ठीक है, पैरेलल में करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। और वोल्टेज क्या होता है? सेम। वोल्टेज क्या होगा आपका? सेम होगा। तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा? तो आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब क्या? आई जी। और जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर आई इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज व्हाट? जी। तो आई इंटू आर। ठीक है।
अब देखिए यहाँ शंट रेजिस्टेंस में जो भी आप रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, एस है, कितना है, एस है। तो ये याद रखना है कि यहाँ से आप एस भी निकाल सकते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल में एस बोल रहा है तो एस का वैल्यू क्या आएगा, आई जी इंटू जी और अपॉन टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट। या फिर आप यहाँ से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि जी विल बी व्हाट, आई माइनस आई जी इंटू एस अपॉन आई जी, अपॉन आई जी। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये दोनों इक्वेशन होता है शंट रेजिस्टेंस का और गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो यहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर तो आपको पता है क्या, सीरीज में करंट क्या होता है आपका, सेम, और वोल्टेज आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, यहां पर आपका दोनों का जो, दोनों के अक्रॉस करंट क्या हो रहा है, सेम है, दोनों के अक्रॉस क्या आपका करंट क्या हो रहा है, सेम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, तो अगर टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट क्या, आई है, जो आई है वही क्या, आई जी। ठीक है, तो अगर टोटल करंट आपका फाइंड करना है तो आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज जो भी आप यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ का क्या है, वी, यहाँ पर आपने जो वोल्टेज लगाया अक्रॉस द टू एंड्स कितना लगाया, वी लगाया, तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, जो भी जिसको मेजर करना है, तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है, तो जो भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर डिवाइस का रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, जी प्लस आर। यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम। ठीक है, अगर ये एमीटर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, पर यहाँ क्या है, सीरीज में क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी प्लस आर, वी अपॉन जी प्लस आर, पर जी प्लस आर मतलब क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम, और यहाँ पे क्या, जब रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वोल्ट मीटर को जो अगला पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एम मीटर कहाँ कनेक्टेड होता। ठीक है, एम मीटर कहाँ कनेक्टेड होगा, तो हमेशा क्या होता है आपका, सीरीज में। ठीक है, क्या होता है, सीरीज में। ठीक है, तो एम मीटर इज व्हाट, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसके पीछे, क्या है, कि जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो एमीटर का तो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पर यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर आप फर्दर मान लीजिए गलती से एमीटर को फर्दर फिर किसी पैरेलल सर्किट में लगा रहे हैं, किसी सर्किट में कॉम्बिनेशन में आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फर्दर क्या होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ज्यादा करंट जाएगा, तो फिर हो सकता है कि एमीटर क्या हो जाए, जल जाए। तो जब आपका, जब जब हम लोग इसका ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम लोग इसको डिवाइस को बना रहे हैं, तब ऑलरेडी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो इसलिए हम लोग फिर पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज, ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज connected in series with any electrical appliance, with any device. Ammeter is always connected in series with any combination circuit, with any appliance. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर आप पैरेलल में करेंगे तो और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सीरीज में लगा देगा, थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस बढ़े और करंट या कंट्रोल करे, डिवाइस आपका कंट्रोलिंग डिवाइस रहे। उस तरह वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, voltmeter is always voltmeter is always connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? देखिए यहाँ पर जो डिवाइस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब आप डिवाइस को बना रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्दर किसी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा जाएगा, प्रॉपर आपका करंट ही नहीं जाएगा, प्रॉपर आपका जो वैल्यू का मेजरमेंट नहीं होगा। इसलिए ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या अप्लायंस से, ताकि इसका ओवरऑल थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो और करंट आपका प्रॉपर आपका वैल्यू जाए। तो इसलिए वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर लगाते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू द एनी डिवाइस इन ऑर्डर टू मेजर द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा, अरे वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ वोल्टेज लिख दिए, यहाँ पे क्या आएगा? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है? तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपका जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो आइडियली हम लोग रेजिस्टेंस क्या लेते हैं? आइडियल कि बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? कम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी सर्किट में 2 ओम और 2 ओम क्या है आपका? ये 2 और 3 है। जब सीरीज में लगा रहे तो ये आर एस क्या आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, 3 + 2 मतलब क्या? 5 ओम हो रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है उससे भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है डिवाइस का उससे भी ज्यादा आ रहा है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आरपी, तो फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 और अपॉन R1 + R2। तो देखिएगा 2 से भी छोटा आएगा, ये जो पॉइंट आएगा तो ये 2 से भी छोटा आएगा। तो पैरेलल में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए आइडियली हम लोग क्या लिखते हैं कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। तो याद रखना है कि एन आइडियल एमीटर, an ideal ammeter has zero resistance। ठीक है, एन आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? सिंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पार्ट इंक्रीजेस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमम इंक्रीज कितना होगा? तो इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियली अगर हम बोलेंगे आइडियल वोल्ट मीटर, an ideal voltmeter,
ठीक है, causes infinite resistance. Infinite resistance. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अगर आपका सिर्फ एमीटर आया तो आप ये पूरा डिफाइन कर दीजिए, अगर आपका सिर्फ वोल्ट मीटर आया तो ये डिफाइन कर लीजिए, अगर आपका डिफरेंस आया तो ये। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, एंड वोल्ट मीटर इज व्हाट द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कब बनेगा, जब आप शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये कब बनेगा वोल्ट मीटर, जब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम 0, और यहाँ वोल्ट मीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आइडियली कितना होता है, इनफाइनाइट। हमेशा याद रखना है कि जो एम मीटर होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको